कानूनी मुद्दों के समाधान के लिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अदालतों को लोगों की समस्याओं को निष्पक्ष रूप से सुनना चाहिए और न्याय देना चाहिए। लेकिन अगर वही जज गलत व्यवहार करेगा तो लोगों का न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा। हम अक्सर मामलों की सुनवाई में न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार के बारे में खबरों में देखते हैं। पुष्पा गनेडीवाला पूर्व में बॉम्बे हाई कोर्ट की एक महिला न्यायाधीश थीं। उनके कोर्ट में पोक्सो एक्ट का मामला आया था। नाबालिग बच्चियों से छेड़छाड़ पर पोक्सो एक्ट में आता है। निचली अदालत में पारित फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट पहुंचे मामले में पुष्पा गनेडीवाला ने जांच को लेकर टिप्पणी की। इसमें कहा गया है कि किसी लड़की को एक हद तक छूना अपराध नहीं है और आपत्तिजनक टिप्पणी की और उस मामले में आरोपियों की सजा भी कम कर दी। सजा कम करने पर देश हैरान हुआ था। उनकी टिप्पणी लड़कियों के यौन उत्पीड़न को सही ठहराते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पुष्पा गनेडीवाला को वापस जिला अदालत भेजने के अलावा कुछ नहीं किया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की जज नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई नहीं की, लेकिन उन्होंने उदयपुर हत्याकांड का जिक्र किया और कहा कि घटना नूपुर शर्मा की टिप्पणियों के कारण हुई जो मामले से संबंधित नहीं थीं। बिना जांच के टिप्पणी की। नूपुर शर्मा ने जांच के लिए कोई याचिका दायर किया ही नहीं। नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों को दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की है। साथ ही उदयपुर की घटना को लेकर नूपुर शर्मा पर अभद्र टिप्पणी की थी। टिप्पणी वजह से देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिला। इस घटना ने पूरे देश में जजों के आचरण पर भी चिंता जताई। स्वाभाविक रूप से लोग अदालतों में न्यायाधीशों के दुर्व्यवहार पर गुस्सा और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इस वजह से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नवंबर 2021 में संविधान दिवस पर अपने भाषण में कहा कि न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा की गई अनावश्यक और अप्रासंगिक टिप्पणियों के मामले में विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए। न्याय करने वाले जज भावुक होंगे तो जनता के साथ न्याय कौन करेगा? आम आदमी का सवाल है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) और न्यायिक जांच अधिनियम 1968 द्वारा कदाचार और अक्षमता के लिए एक न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया जा सकता है। यह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया साबित हुई और यह लगभग असंभव है। एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने के लिए लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। महाभियोग की मांग करने वाले सभी लोगों को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के माध्यम से राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर के साथ एक याचिका भेजनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के साथ 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इस कमेटी को जांच कर आरोपी जज पर रिपोर्ट देनी होगा। उस रिपोर्ट के आधार पर दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव पर बहस होगी। इस बहस में महाभियोग का प्रस्ताव सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। उस दिन सभा में उपस्थित कम से कम 2/3 सदस्यों को प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को भेजना होगा। संसद द्वारा पारित महाभियोग प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति अपने आदेश से न्यायाधीश को हटा सकता है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। व्यवहार में यह एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) में कहा गया है कि न्यायाधीशों को कदाचार या अक्षमता के लिए हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान यह नहीं कहता कि किस तरह के आचरण को कदाचार माना जाए। भारत के इतिहास में केवल 4 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी पर पहली बार एक लोकसभा जांच कमेटी का गठन किया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया कि उसने कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने में गड़बड़ी की। कमेटी ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया, लेकिन सदन में 2/3 बहुमत न होने से महाभियोग प्रस्ताव विफल हो गया। 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। उन आरोपों के कारण उनके खिलाफ राज्यसभा में 58 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया है। इस पर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। आरोपों के सही होने की पुष्टि हुई। राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करने के लिए आवश्यक संख्या से अधिक मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव लोकसभा में पहुंचने से पहले ही सौमित्र सेन ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। वह अपने कदाचार के कारण राज्यसभा में महाभियोग का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश हैं। 2014 में मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस.के. गांगुली पर उसी राज्य की एक महिला जिला न्यायाधीश ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश R.M. लोढ़ा और बाकी न्यायाधीशों को भेजा था। इस मामले में जांच कमेटी का गठन किया गया था।
लेकिन जांच कमेटी की रिपोर्ट एसके गंगोली के पक्ष में थी और महाभियोग की प्रक्रिया नहीं हुई। वर्तमान में नुपुर शर्मा मामले में गंभीर आलोचनाओं का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जज जेबी पारदीवाला गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर जातिवादी टिप्पणी की। इसके चलते 56 सांसदों ने मांग की कि उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई की जाए। उन्होंने घोषणा की कि उनकी टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। 2017 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने जाति संबंधी आरोपों के मद्देनजर न्यायाधीशों राज्यसभा सांसदों ने सीवी नागार्जुन रेड्डी पर महाभियोग चलाने की कोशिश की। आवश्यक मतों की कमी के कारण जांच कमेटी का गठन भी नहीं किया गया। जुलाई 2011 में तत्कालीन राज्यसभा अध्यक्ष ने भ्रष्टाचार, भूमि अधिग्रहण और सत्ता के दुरुपयोग के मामलों में सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसपी दिनाकरन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। कमेटी बनने से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2018 में राज्यसभा में 71 सांसदों ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलाने की कोशिश की। जिला अदालत को मुकदमा सौंपने की प्रक्रिया के अलावा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कुल 5 कारकों के आधार पर महाभियोग का प्रयास किया गया। उनके प्रयास विफल रहे क्योंकि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने महाभियोग की कार्यवाही को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई अनियमितता नहीं हुई है। कदाचार या अक्षमता के लिए न्यायाधीशों को हटाने के असफल प्रयासों को देखते हुए महाभियोग प्रक्रिया कितनी कठोर है, तो जजों को सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।